एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपको मेनली जो है, अगर देखा जाए हमने अभी अभी जस्ट कुछ फैक्टर्स पढ़े, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने ये देखा कि जो टोटीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं, ठीक है, टोटीपोटेंट के पास ज्यादा पोटेंशियल होता है। मतलब पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पोटेंशियल के बेसिस पे हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटीपोटेंट सेल का पोटेंशियल सबसे हाई होता है। इससे कम पोटेंशियल किसका होता है? प्लूरीपोटेंट का, ठीक है। और इससे भी कम पोटेंशियल किसका होता है? मल्टीपोटेंट का। और मल्टीपोटेंट से भी कम किसका होता है? यूनिपोटेंट का। यानी अगर हम इन जनरल देखते हैं तो कोई सेल अगर आगे की तरफ, मतलब कि जब डेवलपमेंट फेज के लेट फेज में चलता रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल से लोएस्ट पोटेंशियल की तरफ स्विच कर सकता है। अगर इनिशियल टाइम में उसकी पोटेंशियल बहुत हाई थी, तो लेटर टाइम में ऐसा हो ही सकता है कि उसकी पोटेंशियल जो है धीरे धीरे कम होने लगे। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि क्या अगर जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं, आपको पता होगा कि हमने एक एग्जांपल के बारे में बात किया था जिसे हम बोलते हैं आईसीएम, इनर सेल मास। तो देखिए, खाली आईसीएम ही प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल नहीं होता है। कोई भी ऐसे सेल जो बॉडी के मैक्सिमम सेल को ओरिजिनेट कर सकते हैं, 1 से 2 सेल को छोड़ के, उन्हें हम प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। जिसका एक एग्जांपल था आईसीएम, जो कि एम्ब्रियो बनाने में सक्सेसफुल था, लेकिन ये ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकता था, ठीक है। और आपको पता है कि आईसीएम क्या हो गए? आईसीएम एक टाइप के प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल हो गए। अब हम क्या कहते हैं इसको? हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का नाम भी देते हैं, राइट। हम इसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल भी कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं ईएस, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक फेज को शो कर रहा है। जबकि अगर हम बात करें इसके बाद का जो फेज होता है, मेनली मल्टीपोटेंट की हम बात करें, तो मल्टीपोटेंट को हम एडल्ट स्टेम सेल भी बोल सकते हैं, राइट। मतलब कि एक एग्जाम्पल मल्टीपोटेंट का एडल्ट स्टेम सेल भी हो सकता है। तो बात ये आती है कि क्या हम एडल्ट स्टेम सेल को, क्योंकि एडल्ट स्टेम सेल जो हैं प्लूरीपोटेंट नेचर के नहीं होते हैं, प्लूरीपोटेंट के बाद के जो स्टेज होते हैं, जैसे कि हो गया मल्टीपोटेंट, उस नेचर के हो सकते हैं। तो यहां पर ये कहानी आती है कि क्या हम एडल्ट स्टेम सेल को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के फेज में दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है। ये कहानी यहां पर आती है। तो देखा ये गया कि देर आर फ्यू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर? ऐसे बहुत से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे जो कि जब प्लूरीपोटेंट सेल फॉर्म हुए थे, तो उस प्लूरीपोटेंट जो यहाँ पे सेल बने थे, उन प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की प्लूरीपोटेंसी को मेंटेन करने का काम कर रहे थे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसकी प्लूरीपोटेंसी को मेंटेन करने वाले बहुत से यहाँ पे फैक्टर थे, जैसे कि हो गया OCT4, ठीक है। इसके अलावा हो गया SOX2, फाइन। इसके अलावा हो गया नैनोज। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो कि एक्चुअल में प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की प्लूरीपोटेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं। इनफैक्ट इतने ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे सेल्स थे जो कि ये काम कर रहे थे। तो देखा ये गया कि फिर क्वेश्चन यही आया कि क्या एडल्ट स्टेम सेल को अगर हम उनके अंदर कुछ ऐसे जीन को एक्सप्रेस कर दें जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा वापस से उस सेल को एम्ब्रियोनिक फेज में स्विच करवाने के लिए, तो क्या ये करना पॉसिबल है? तो मालूम पड़ा कि यस, बिल्कुल पॉसिबल है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये भी देखा गया कि जो सोमैटिक सेल होते हैं, ठीक है, उसमें भी अगर आप कुछ ऐसे फैक्टर को एक्सप्रेस करवा दो जो फैक्टर किसी सेल की प्लूरीपोटेंसी नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो देखने को ये मिलता है कि ये सोमैटिक सेल जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का फीचर शो करने लगता है। अब हम आज के लेक्चर में यही अभी बात करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे वही बोला, यहाँ पे जो मैं आपको समझा रही थी तब से, यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट का एग्जाम्पल लिया है। फाइब्रोब्लास्ट क्या है? एक टाइप का सोमैटिक सेल है। तो फाइब्रोब्लास्ट को रीप्रोग्राम कर दिया गया, ठीक है। इट कैन बी रीप्रोग्राम टू क्रिएट दी इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अब एक चीज ये देखिए कि आप जब ये नॉर्मल बॉडी की बात होगी, तो बॉडी में नॉर्मली तो कोई भी सेल वापस से अपने पुराने प्लूरीपोटेंट स्टेज में तो नहीं आएगा ना। तो अगर हम अपने लेवल पे, मतलब हम अपने इंटरेस्ट के लिए किसी सेल में वापस से प्लूरीपोटेंसी को इंड्यूस करवा रहे हैं, तो वो सेल खुद नहीं कर रहा है, हम करवा रहे हैं, राइट। सो वी आर इंड्यूसिंग दैट फ्रॉम आवर साइड। सो दैट इज वाई अब इसको खाली एम्ब्रियोनिक
स्टेम सेल ना बोलकर हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल तो बना है, लेकिन हमारे इंड्यूस करने की वजह से बना, तो हम आगे एक वर्ड ऐड कर देते हैं जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, जिसे हम कहते हैं आईपीएस सेल। ठीक है, अब ये टेक्निक ने क्या किया, द टेक्निक कैन बी यूज टू कन्वर्ट द एडल्ट सेल टाइप इनटू द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल टाइप। तो एडल्ट स्टेम सेल को, जिसके पास पोटेंसी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से कम होती है, तो उस एडल्ट स्टेम सेल को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखा जाए यहाँ पे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाए जाते हैं, जैसे कि इन जनरल हम देखते हैं तो यू कैन सी हियर, मैंने आपको नाम भी बताया था, OCT4, SOX2, नैनोज। ये 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इतने ही नहीं, और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और आप देख सकते हो, OCT4, SOX2, KLF4। ये फैक्टर्स क्या करते हैं, इसको हम शॉर्टकट में, उसके अलावा मिक भी है, MYC, इसको हम शॉर्टकट में इन सारे जीन्स का फर्स्ट अल्फाबेट ले लिया गया है, जिसको बोल रहे हैं OSKM, O for OCT4, S for SOX2, K for KLF4 एंड M for MIC। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में OSKM फैक्टर भी कहा जाता है, हम इसको इस नाम से भी बुलाते हैं। तो ये फैक्टर ऐसे देखे गए कि अगर हम एडल्ट स्टेम सेल में इन फैक्टर्स को, दैट इज OSKM फैक्टर्स को, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं, यू कैन सी हियर, ठीक है, अगर इनको हम एक्सप्रेस करवा देते हैं एडल्ट स्टेम सेल में, तो वो बहुत ही जल्द एक प्लूरिपोटेंट स्टेज में एंटर कर जाएगा, और हम कहेंगे कि हमने एडल्ट स्टेम सेल को इंड्यूस करके प्लूरिपोटेंट स्टेज में भेज दिया, एंड हेंस इट विल बी नेम्ड एज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, सो ये हो गया, ES लाइक सेल क्रिएटेड इन दिस वे आर कॉल्ड द इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, और हम इसे कहते हैं IPS। इतने ही नहीं, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर होता यह है कि चाहे नैनोज हो, OCT4, SOX2, KLF4, ये होता ऐसा है कि जब ये एक्टिवेट होते हैं ना, तो ये अपने बगल वाले सेल को भी एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि आप KLF4 को देखिए जरा, ये किस किस को एक्टिवेट कर रहा है। इन जनरल अगर देखा जाए तो ये बहुत से फैक्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है, जैसे कि KLF4 खुद का एक्टिवेशन, खुद का एक्सप्रेशन भी बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा ये OCT4 का एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है, SOX2 का बढ़ा रहा है, उसके अलावा नैनोज का भी बढ़ा रहा है। सिमिलर केस विथ सिमिलर केस विथ SOX2 ऑल्सो, SOX2 अपना भी एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है, नैनोज का भी बढ़ा रहा है, और OCT4 का भी बढ़ा रहा है। OCT4 की अगर बात करें तो OCT4 भी अपना भी बढ़ा रहा है, SOX2 का भी एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है, और नैनोज का बढ़ा रहा है। तो KLF4 को अगर देखा जाए तो KLF4 किस किस को इंड्यूस करता है, वो OCT4 को कर सकता है, SOX2 को कर सकता है, नैनोज को कर सकता है। और SOX2, OCT4 और नैनोज ये तीनों एक दूसरे को करते रहते हैं और खुद को भी एक्टिवेट करते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, यानी यहाँ पे एक पॉजिटिव लूप चल रहा है एक दूसरे को एक्टिवेट करने का। KLF की बात करें तो KLF पे कोई और जो जीन है यहाँ पे, ऑब्लिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो इफेक्ट नहीं करते हैं। KLF जो है खुद को इफेक्ट करता है, साथ ही OCT4, SOX2 और नैनोज को एक्टिवेट करने का काम करता है, और साथ ही साथ मिक को भी। अब मिक जब एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, ये अप रेगुलेट करता है सेल प्रोलिफरेशन को। ठीक है, और जब ये बाकी सारे फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो ये अप रेगुलेट कर देते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन्स को, यानी वैसी ऐसी जीन जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में प्रेजेंट रहनी चाहिए उनको एक्टिवेट कर देते हैं, और साथ ही साथ डाउन रेगुलेट कर देते हैं ऐसे जीन्स को जो कि इन सेल्स का डिफरेंशिएशन करवाने वाली थी। तो एक ढंग से रिस्ट्रिक्शन को कम कर देते हैं, एज वेल एज पोटेंसी को ये बढ़ा देते हैं। इतने ही नहीं, देखा गया है जो MYC है यहाँ पे, मिक जो है, इसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कंपल्शन बेसिस पे नहीं है, लेकिन देखा गया है कि MYC अगर मिक प्रेजेंट रहता है, ठीक है, MYC बोलिए या मिक बोलिए व्हाटसोएवर, तो जो मिक प्रेजेंट रहता है तो देखा ये गया है कि ये इनहैंस कर देता है एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेस। अगर मिक प्रेजेंट रहता है तो इसकी वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा इनहैंस हो जाता है। तो देखने को ये मिला है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल द सेल ऑफ द डर्मल पेपिला ऑफ द हेयर फॉलिकल ऑलरेडी एक्सप्रेस SOX2, KLF4 एंड मिक। तो ये देखा गया कि जो एक हेयर फॉलिकल एरिया में जब जीन का एक्सप्रेशन देखा गया तो SOX2, KLF4 एंड मिक ये सारे जीन वहां पे प्रेजेंट थे। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर स्टेम सेल को हम
प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट इज इनफ टू फोर्स देम आर्टिफिशियली टू एक्सप्रेस OCT4, क्योंकि अभी हमने देखा कि OCT4 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, की फैक्टर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे SOX2, KLF4 और MYC तो एक्सप्रेस कर रहे थे लेकिन OCT4 नहीं एक्सप्रेस कर रहा था। तो आर्टिफिशियली अगर हम इस डर्मल पेपिला ऑफ फॉलिकल जो स्टेम सेल है यहाँ पर, अगर उसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से OCT4 को ऐड कर देते हैं तो OCT4 क्या करेगा, OCT4 इंडीड सीम्स टू हैव अ सेंट्रल रोल एंड टू बी जनरली indispensable for creation of the iPS cell। तो OCT4 की वजह से जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि वो एक स्टेम सेल स्टेज से वापस से जो है iPS स्टेज पे पहुंच जाएंगे, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो ये एक स्टोरी थी छोटी सी, जो कि आपको ये समझा रही है कि हम मोर रिस्ट्रिक्टेड से लेस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, मतलब कि लेस रिस्ट्रिक्टेड फेज में भी एंटर कर सकते हैं, यानी एक एडल्ट स्टेम सेल से हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल स्टेज पे आ सकते हैं अगर हम कुछ फैक्टर्स को रेगुलेट कर दे तो, ठीक है। तो ये जिस भी फैक्टर्स के बारे में हमने बात किया, दीज आर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स व्हिच वाज वर्किंग जस्ट टू कन्वर्ट द एडल्ट स्टेम सेल इनटू द इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ओके, अब इन्हीं को एक नाम दिया गया, जैसे कि इनको यामानाका फैक्टर कहा जाता है, जिसमें कि OCT3 या OCT4 एज वेल एज SOX2, KLF4 एंड CMYC, ठीक है, इन चारों को जो है हम यामानाका फैक्टर कहते हैं एंड दे आर हाईली एक्सप्रेस्ड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। और इनका जब आप एक्सप्रेशन चेक करोगे तो आपको ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में सबसे हाईएस्ट मिलते हैं एंड देयर ओवर एक्सप्रेशन कैन इंड्यूस प्लूरीपोटेंसी इन बोथ माउस एज वेल एज ह्यूमन सोमैटिक सेल। और अगर इनका आप ओवर एक्सप्रेशन कर देते हैं, चाहे माउस हो या ह्यूमन हो, उनके सोमैटिक सेल में, तो होता यह है कि उस सोमैटिक सेल को ये कन्वर्ट कर देता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में, इंडिकेटिंग दैट दीज फैक्टर रेगुलेट द डेवलपमेंट सिग्नलिंग नेटवर्क नेसेसरी फॉर द ES सेल प्लूरीपोटेंसी। इससे ये पता चलता है कि ये फैक्टर जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की प्लूरीपोटेंसी को मेंटेन करने में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सो नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन फ्रॉम DBT, ठीक है, DBT से ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है, जैसे कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ह्यूमन मेसेनकाइमल स्टेम सेल किसका एग्जांपल रिप्रेजेंट करता है, अगर इन जनरल देखा जाए तो ह्यूमन मेसेनकाइमल स्टेम सेल, आगे क्या क्या ऑप्शन है, कैन डिफरेंशिएट इनटू वन टाइप ऑफ सेल, can differentiate into few type of cell, can differentiate into all type of cell and do not differentiate at all। तो आपको पता है ह्यूमन मेसेनकाइमल स्टेम सेल नाम से ही पता चल रहा है, ये एक एग्जांपल हो गया मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या करते हैं, एटलीस्ट फ्यू टाइप ऑफ सेल्स में तो चेंज होते ही हैं। वन टाइप तो यूनिपोटेंट का हो गया, ऑल टाइप मतलब कि टोटीपोटेंट का हो गया, और डिफरेंशिएट नहीं होते हैं ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं देखा जाता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सेकंड, दैट ह्यूमन मेसेनकाइमल स्टेम सेल कैन डिफरेंशिएट इनटू द फ्यू टाइप ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन DBT से ही क्वेश्चन है ये, द जीन दैट हैव बीन यूज्ड फॉर रिप्रोग्रामिंग द सोमैटिक सेल ऑफ एन एडल्ट मैमल to stem cell called the induced pluripotent stem cell, that is iPSC, are KLF4, SOX2, OCT4 and CMYC. These code for, तो बोला ये जा रहा है कि सोमैटिक सेल जो पाए जाते हैं मैमल्स में, ठीक है, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ऑन इन द एडल्ट मैमल टू स्टेम सेल में अगर उसे कन्वर्ट करना हो तो जो स्टेम सेल हमें मिलता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होते हैं KLF4, SOX2, OCT4 एंड CMYC। तो ये जो सारे के सारे जीन हैं वो किसके लिए कोड करते हैं, पहला ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दूसरा है बोथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड DNA बाइंडिंग प्रोटीन, तीसरा है सैफ्रॉन प्रोटीन्स एंड द फोर्थ इज ग्रोथ फैक्टर। सो वी नो दैट दीज आर कोडिंग फॉर द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, राइट। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोटीन factor named as the Yamanaka factor can be used to convert the mammalian somatic cell into the induced pluripotent stem cell। कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि यामानाका फैक्टर के नाम से जाने जाते हैं और ये mammalian somatic cell को induced pluripotent stem cell में कन्वर्ट कर सकते हैं। So we know that it is OCT3 और 4 as well as SOX2, KLF4 and CMYC। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने स्टेम सेल के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।